रेडिकल्स किसे कहते हैं? रेडिकल्स आर एक्चुअली द पोलिएटॉमिक आयंस। जो पोलिएटॉमिक आयंस आपके पास होते हैं, पोलिएटॉमिक आयंस मतलब मोर देन वन एटम फॉर्मेशन में कुछ कोई एटम होता है तो उस पर एक चार्ज होता है, तो उस चार्ज को जो है वो, अगर उस पर कोई चार्ज मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल। हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेडिकल्स होते हैं। लाइक हमारे पास ये अमोनियम आयोन है और हाइड्रोनियम आयोन NH4+ और H3O+, दे आर द पॉजिटिव रेडिकल्स। और अगर हम बात करें लाइक नेगेटिव रेडिकल्स की, तो नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेट, एसीटेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये सब आपके जो है वो नेगेटिव रेडिकल्स हैं। मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और मोर देन वन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनके नेम आप डायरेक्टली आपको इस तरह से याद करना पड़ता है कि ये रेडिकल्स के नेम क्या है। अगर इस कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो हम उनको इन्हीं के नाम के लिहाज से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से अब कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो अगर वो एलिमेंट के स्टार्ट में लगे होते हैं तो उनका अलग नाम होता है, एंड पर आते हैं तो नाम डिफरेंट हो जाता है। लाइक कार्बन स्टार्ट में तो हम उसको कार्बन कहते हैं, बट अगर ये राइट साइड पे लगा हो तो दैट इज कार्बाइड। तीसरा एन है तो दैट इज स्टार्ट में लेफ्ट में जब लिखा हो तो नाइट्रोजन है, और कंपाउंड के लास्ट में अगर आए तो दैट इज नाइट्राइड। तीसरा पी है फॉस्फोरस और एंड में फॉस्फाइड। तीसरा ऑक्सीजन शुरू में होता है, ऑक्साइड एंड में होता है। सल्फर स्टार्ट में होगा और राइट साइड पे कर ले तो सल्फाइड। शुरू में लिखा है तो फ्लोरीन और आखिर में लिखा है तो फ्लोराइड। तीसरा शुरू में लिखा है तो क्लोरीन और आखिर में लिखा है तो क्लोराइड। तीसरा शुरू में ब्रोमीन, लास्ट में ब्रोमाइड, शुरू में हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्राइड। ये आपके ये पता होने चाहिए कि स्टार्ट में और एंड में एलिमेंट्स के नेम हम किस तरह से लिखते हैं। कुछ एलिमेंट्स के हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट, एक और लिस्ट है आपके पास, तो ये लिस्ट आपको बता रही है अबाउट द कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। लाइक HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड वैसे इसका नेम है, कंपाउंड नेम, और कॉमन नेम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओल्ड नेम इसका म्यूरेटिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। इसका HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको कॉमनली हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इस तरह से ये सारे कंपाउंड जो है वो आपको याद करने पड़ते हैं इसमें, इनके कॉमन नेम्स क्या हैं, क्योंकि ये सब कुछ फेमस कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये लिस्ट आपके पास मौजूद है, आपको जब मैं स्लाइड्स दूंगा तो उसके अंदर ये यहाँ से आप देख लीजिएगा, और चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन कॉपी। आफ्टर दैट, अच्छा, कुछ कंपाउंड के नेम्स हमारे पास होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस के हाउ मच यू कैन गेट टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ दिस। लाइक अगर हम NaCl कहें तो व्हाट इज द नेम ऑफ NaCl? आप मुझे बताएं केमिकल नेम इसका। Okay, yes, Kulsum and Sanarshad, you are right. It is sodium chloride. Yes, okay, good. Now that इस तरह से KBr लिखा होगा तो that will be called पोटेशियम ब्रोमाइड। CaF2 का क्या नाम होगा? थर्ड का नाम बताएं। What is the name of third one? CaF2. Okay, Kulsum Shakil, yes, you are right. It is calcium fluoride. The third one, CaF2, it is calcium fluoride. इसी का अगर हम कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम क्या होगा थर्ड वाले कंपाउंड का? So what is the common name of this third one compound? You know what it? Anybody? Okay, the common name is fluorspar. तो fluorspar इसका जो है वो कॉमन नेम होता है थर्ड वन का, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल भी किया होता है टू इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ molten alumina while we do the metallurgy of aluminum. फोर्थ वन का नाम क्या होगा?
फोर्थ वन का नाम क्या होगा? व्हाट इज विल बी इक्वल फोर्थ वन? सना अर्शद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मोमिना यस यू आर राइट, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी को अगर कॉमनली हम कहें तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस फोर्थ कंपाउंड? यस ओके मोमिना, यस यस कुलसुम राइट, इट इज सिलिका और सैंड। ऑलराइट, फिफ्थ वन इसी तरह से कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो फिफ्थ वन हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। NaNO3 आपका हो गया, चूंकि यहाँ पर एक रेडिकल मौजूद, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। HCl हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। K2SO4 है, दिस इज पोटेशियम सल्फेट। NH4Cl है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। दीज आर इजी वन। MgCl2 इट इज, अच्छा 10th में है MgCl2 इट इज, इसका नाम बताएं 10 वाले का, सेकंड का, 10th का। Yes, Kulsum Shakil, Ariba Iqbal, that is magnesium chloride. Yes, Zarmeen, you are right as well. This is magnesium chloride. Okay, CH3COON. 11th का नाम बताएं, what we call it? No, Ariba Iqbal, it is not acetic acid. It is, yes, Kulsum and Sana, they are right. It is sodium acetate. Actually, H अगर लास्ट में होगा तो दिस विल बी एसिटिक एसिड। तो पहले पॉजिटिव रेडिकल का नाम आता है, आफ्टर दैट नेगेटिव रेडिकल का नाम आता है। तो यहाँ पर होता क्या है, एसिटेट वाली टर्म में पहले नेगेटिव लिखा होता है और उसके बाद पॉजिटिव, तो हम उसको एसिटेट और सोडियम नहीं कहते बल्कि हम उसको सोडियम एसिटेट कहते हैं। बिल्कुल 12th इस तरह से, चूंकि फॉर्मेट आइन यहाँ पर मौजूद है, इट इज सोडियम फॉर्मेट। थर्ड इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। 14th का नाम बताएं, नंबर 14 का क्या नाम होगा? यस दैट इज मोमिना, यू आर राइट, एंड सना यू आर राइट, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। इट इज नॉट नाइट्राइट, मतलब एक तो हमारे पास नाइट्राइड होता है, नाइट्रेट मीन्स अकेला अगर एन आपके पास है दैट इज नाइट्राइड। और जब हम नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट इज समथिंग लाइक NO2, ठीक है। जो NO2 नेगेटिव आयन जो होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइड एंड नाइट्राइट। ओके, नाउ 15th is CO, that is carbon monoxide. 16 is carbon dioxide. 17th is magnesium oxide. 18th का नाम बताएं आप, नंबर 18। Okay, yes, Kulsum, you are right, that is calcium carbide. Okay, yes, Sana, you are also right, that is calcium carbide. By the hydrolysis of calcium carbide, we produce ethine. Okay, 19th is LiNO2. 19 का नाम बताएं। Yes, Zarbeen Momina, you are right. 19 LiNO2. What will we call it? LiNO2. Now, Kulsum, yes, you are right. That is lithium nitrite. Okay, Sanarshad, it is nitrite. Okay, 20 is sodium carbonate. 21 is sodium bicarbonate. 22 is that is last one is ammonium and HCOO is formate. So this is ammonium formate. 23 is sodium hydride. 24 is nickel sulfate. 25 is chromium sulfate. 26 is
lead oxide. And what is the common name of lead oxide? Do you know? 26. What is the common name of lead oxide? You know that? Yes, Kulsum Shakil, you are right. It is litharge. It is reddish in color. And there is also a polymorph of litharge. There is also a polymorph of litharge which is yellow in color. Do you know about that? The name of that polymorph? PbO जो कंपाउंड है वो एक येलो कलर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम आप जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Okay, that yellow polymorph of PbO is mesicot. Okay, so this is the remaining part of that chapter which we had to discuss. अच्छा, नेक्स्ट आगे हम जो है वो फिर लेक्चर 1 की तरफ तक आते हैं हम, ठीक है, लाइक चैप्टर 1 की तरफ आते हैं. Okay, all right, you can see the screen now. Yes, okay. So today we have a new chapter here, that is the first year chemistry, chapter 1, Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. In this chapter, we have few topics here: exponential notation, logarithm, error and its types, significant figures, determination of molecular formula, the numericals of mole, Avogadro's number, stoichiometric relationships, and limiting reactants. So, okay, so these things will be discussed in this chapter. So starting about exponential notation or scientific notation, exponential notation is the method of writing very big number or very small number in a simple form. बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को जब हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो नंबर यहाँ पर मौजूद है, इसमें 1 के बाद आपके पास 6 जीरोस हैं, तो इसको 1 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं. इस तरह इतना ये जो सेकंड नंबर है, आपको इसको 2.3 इंटू 10 की पावर 5 हम लिख सकते हैं. इस तरह से. अच्छा, okay, yes, Sana Arshad, you cannot see the slide here. Nobody. Okay, nobody can see the slide. Okay, let me check that then. Okay, now can you see the slide? तो अब आपको दिख रही है स्लाइड? यस, ओके. सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में बता रहा था कि बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका हमारे पास होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन. अच्छा, अगर एक चीज होती है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये कब होती है कि जब एक डिजिट के बाद जब आपके पास डेसिमल पॉइंट लगा हो, तो देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन. Okay, like 23 into 10 की power 5 or 2.3 into 10 की power 6, they both are the same numbers, but the second number is in its standard scientific notation. Why? Because it has it has a decimal point after one digit. Okay, next, अगर हम इन numbers को अगर convert करना चाहें, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि that is 6782, इस number को आप जो है वो convert करें exponential notation में, तो कैसे आप convert करेंगे? उसको मुझे आंसर दे, दैट इज द हाउ टू कन्वर्ट द 6782 इन साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन.
What will be the answer? Okay, nobody knows how to do it. Yes, Kulsum Shakil 6.7 into 10 की पावर 3. Alright, that's right. इस तरह से बाकी नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 565.2 दैट इज 5.652 into 10 की पावर, दैट इज ये फर्स्ट तो सही है. सेकंड वाले को बताएं किस तरह से हम करेंगे. नाउ फास्ट एक्सपोनेंट आप डायरेक्टली आगे लिख देंगे 10 के बाद स्पेस देकर, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो एक्सपोनेंट है. यस सना अरशद, तो ये अब पावर का मसला आपको होगा. ओके ओके, नो इशू. तो दिस इज सिंपल के इनके आंसर्स वगैरह अगर आप देखें तो यू कैन डू इट सिंपली, देयर इज नो इशू. ठीक है, तो अगर आप लिखने में आपको इशू है इसमें तो. अब एक चीज होती है लॉगरिथम. लॉगरिथम क्या चीज करती है? लॉगरिथम लॉगरिथम क्या करती है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन से जो नंबर छोटे हुए होते हैं ना, तो उनको और ज्यादा छोटा स्मॉल कर देती है. दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम. तो नंबर को और ज्यादा सिंपलेस्ट टर्म में उसको लिखने का तरीका लॉगरिथम कहलाता है. लॉगरिथम में दो पार्ट होते हैं. जब भी किसी भी नंबर का लॉग लिया जाता है, जैसे लॉग 15 का हमने लॉग लिया, लॉग 10 लिया, तो 15 की जब आप लॉग लेंगे तो 1.176 आंसर आएगा इसका. तब इसके अंदर लॉगरिथम में जो आंसर आता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं. एक आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक आपके पास होता है मैंटिसा. तो जो इंटीजर पार्ट होता है, जो होल नंबर पार्ट होता है डेसिमल पॉइंट से पहले वाला, वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक. और जो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं लिखे हुए कंप्लीट फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कहलाता है मैंटिसा. तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, वो पावर शो करता है. ठीक है, किसी भी नंबर जो एक्सपोनेंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू शो किया जाता है. तो यू हैव टू नो कि कौन सा पार्ट इंटीजर पार्ट होता है और कौन सा आपका जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लॉगरिथम के अंदर. ठीक है, इस तरह से एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है इज अबाउट एरर. ठीक है, एरर किसे कहते हैं कि भाई एक्चुअल रीडिंग और मेजर्ड रीडिंग, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, गलती. तीन तरह के एरर्स हमारे पास नॉर्मली होते हैं. ठीक है, दैट इज आपके पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर. पर्सनल एरर वो एरर जो कि इंसान की अपने खुद की गलती या फॉल्ट की वजह से हो. ठीक है, दैट इज पर्सनल एरर. और अगर सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी फॉल्ट की वजह से दरपेश होता है. रैंडम एरर क्यों होता है? एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से. यस सना अरशद, कैन यू हियर मी नाउ? आई थिंक यू कैन हियर मी. पर्सनल एरर जो है वो किसी ह्यूमन मतलब गलती की वजह से आता है. सिस्टमेटिक एरर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से. और रैंडम एरर क्यों होता है भाई? कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है. लाइक जब आपने रीडिंग लिया तो उस वक्त अगर हवाएं तेज चल रही हैं या फिर बारिश हो रही है, तो उस सूरत में भी एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेजर्ड वैल्यू से डेविएट करती है. तो ये तीन तरह के एरर हमारे पास होते हैं. अच्छा, जीरो एरर कौन सी टाइप है? अगर आप बोलें, अगर मैं आपसे कहूँ कि जीरो एरर इन तीनों में से, पर्सनल एरर और सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, तो जीरो एरर तीनों में से कौन सी टाइप में आएगा? यस, जीरो एरर इज अ पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर. कैन एनीबॉडी टेल मी? Nobody knows.
Okay, which type of error is systematic error? Okay, yes. Yes, okay, yes. Systematic error, okay. मोमिना, सना, राइट. ये जो वीडियो एरर होता है ये आपका सिस्टमेटिक एरर होता है. ओके. नाउ वी हैव एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन. एक्यूरेसी और प्रिसिशन में एक सिंपल फर्क होता है. एक्यूरेसी क्या चीज होती है कि द क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू. जितने ज्यादा करीब आप होते हैं एक्चुअल वैल्यू से उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होती है. मतलब जितना एरर आपका कम होगा उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी. सिंपल बात है. और दूसरी चीज होती है प्रेसिशन. प्रेसिशन किसे कहते हैं? हाउ मेनी टाइम्स द इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू. मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या अगर आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और आप बार बार एक्यूरेट वैल्यू की तरफ करीब हो जाते हैं, जितना ज्यादा अगर आप एक्यूरेट वैल्यू के करीब जाएंगे उतना ज्यादा आप प्रेसाइज कहलाएंगे, आपकी रीडिंग प्रेसाइज कहलाएगी. तो एक्यूरेसी जो है वो आपको दैट इज सिंगल एक्सपेरिमेंट पर डील करता है. अगर एक ही एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसमें आप जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब चले गए तो आप एक्यूरेट हैं. अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू के करीब जा रहे हैं तो नाउ यू आर प्रेसाइज. ठीक है. This is a significant figure, a simple lecture about anybody knows. Significant figure, all the digits in a number which are known with certainty or reliability is called significant figure. मतलब हर वो नंबर जिस जो काबिल एतमाद और काबिल भरोसा हो उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. ऑल द इंपॉर्टेंट डिजिट्स इन अ नंबर. किसी भी नंबर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं. अब इनके पास हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के. ठीक है. जैसे जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, रूल्स होते हैं, 5-6 रूल्स होते हैं. पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है. जैसे 9211. अब इसमें जीरो एक भी नहीं है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. 876 इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अच्छा मुझे बताइए जो 1 2 3 4 5 6 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर 1 2 3 4 5 6? यस. ओके. कुलसुम, सना, मोमिना, यस यू आर राइट. देयर आर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट. इस तरह से सेकंड रूल होता है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है. जैसे कि 400004 इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है. ठीक है. 80076 अब ये जीरो नॉन जीरो के बीच में तो इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अच्छा इसका थर्ड नंबर है बताए 1230405 6 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? Yes, 1 2 3 8 significant digits are there. मोमिना, सना, कुलसुम, you are right. Okay. नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है कि शुरू के जितने भी जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. स्टार्टिंग जीरो जो भी होते हैं लाइक 0.04. अब शुरू के जीरो हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है. तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. जैसे 0.0054 इसमें डबल शुरू के जीरो कट जाएंगे. स्टार्टिंग जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट है. 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. अच्छा थर्ड नंबर है बताएं 0.02003 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? Okay, there are 4 significant digits in the number. Okay, good. अच्छा इसके बाद फोर्थ रूल होता है एंडिंग जीरो के बारे में कि अगर जीरो अगर एंड में आ रहे हैं. ठीक है. तो एंडिंग जीरो में अगर डेसिमल पॉइंट से पहले अगर आपके पास जीरो, अगर डेसिमल पॉइंट के से पहले अगर आपके पास जीरो है तो नॉन सिग्निफिकेंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट है. जैसे 4000 पॉइंट से पहले इसमें 3 आपके पास जो है वो डिजिट्स मौजूद हैं. ठीक है. तो अब चूंकि यहाँ पर पॉइंट से पहले के 3 जीरो हैं, फाइनल जीरो एंडिंग जीरो पॉइंट से पहले वाले हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है. तो उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. इस तरह 3.000 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है. ठीक है. पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. इस तरह से अगर हम बात करें 25,000 तो इसमें ये वाले जो है वो क्या है कि पॉइंट से पहले जीरो है तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है. लास्ट वाले नंबर पे बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 25.000? Yes, 5 significant digits are there. Okay. Fifth rule आपके पास है that is about the
साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन अगर कहीं पर मौजूद है, साइंटिफिक नोटेशन कहीं पर मौजूद है, तो शुरुआत में जो सिर्फ कोफिशिएंट होता है उसी को हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ही बताता है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। 3 इंटू 10 की पावर 5, इसमें कोफिशिएंट 3 है तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसमें देखें 2.00 10 की पावर 10 का स्क्वायर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास मिलेंगे सेकंड नंबर में, बताएं। यस कुलसुम शकील, यू आर राइट। मोमिना, यू आर आल्सो राइट कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का कोफिशिएंट जो है, यस सरमीन, यू आर आल्सो राइट, 2.00 है। तो सिर्फ कोफिशिएंट में सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं, एक्सपोनेंट को हम नहीं चेक करते हैं, ठीक है, इन दैट केस। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है इसमें, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें आपको चेक करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम। तो ये स्लाइड्स में आप घर पर देखकर कर लीजिएगा। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स में देयर विल बी नो इशू एट ऑल। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन भी होती है जो एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होती है। जैसे अगर आपके पास ये नंबर लिखा है 1.31 प्लस 2.1, तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को आप ऐड करें। When if you add these two numbers, you will get the answer 3.41, and this number contains 3 significant digits, ठीक है। हमें करना क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, तो इनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वहां तक हम राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पर 1.31 में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और 2.1 में आपके पास, सॉरी 1.31 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2.1 में आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये जो भी आंसर आपके पास आया है उसको आप 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पर राउंड ऑफ करेंगे। तो 3.41 का 1 आप ड्रॉप करेंगे तो 3.4 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू ऑल दिस 10। 1 तो मैंने करा दिया, बाकी ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। You can do it or not. So can you do it all the questions? Can you attempt it? तो आपको इनको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपको जस्ट क्या करना होता है कि भाई आपको जो सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। You can do it. Can you tell me please? Yes, okay. Everybody can do it. Next is a question is here कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है आपके पास, लाइक कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज 118.8865 grams and the volume is 7.9 cm cube. What will be its density considering significant figure and rounding of the above obtained? तो कभी कभी इस तरह से भी होता है कि भाई आपके पास जो है वो मतलब डायरेक्ट ही आपको एक रिलेशन बनाकर नहीं दिया गया होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का आपको खुद बनाना होता है। जैसे इस वाले सवाल के अंदर डेंसिटी मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डू यू नो? So please tell me the formula of density. Yes, okay, Sanarshad and Momina. Yes, you are right. Yes, Kulsum, you are also right. Mass per unit volume is called density. तो आपको जो भी मास है 18.8865, you have to divide it with the volume 7.9 cm3, और जो भी आंसर आपको गेट होगा आप उसको 2 डिजिट पर राउंड ऑफ कर लेंगे, क्यों? चूंकि आपके पास जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट पर मौजूद है, ठीक है। इसमें एक हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है और एक फॉर्मूला मास होता है। तो यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूलर मास एंड अ फॉर्मूला मास? What is the difference between molecular mass and formula mass?
एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो वो, तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, उनका फॉर्मूला मास होता है। ठीक है। और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास की हम एक नई टर्मिनोलॉजी को लेकर आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। इसमें आपके पास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है। कुछ कंपाउंड्स के मोलिकुलर मासेस आपको पता होने चाहिए। मतलब होता ही है कि चूंकि एप्टीट्यूड में कुछ टेस्ट के अंदर, लाइक जो मेडिकल से टेस्ट होते हैं उनमें या फिर दाऊद के टेस्ट के अंदर आपके पास कैलकुलेटर जो है वो चूंकि अलाउ नहीं होता, सो यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो इस सूरत में हमें क्या होना चाहिए कि कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस हमें एग्जैक्टली याद होने चाहिए। जैसे वाटर है तो 18 होगा, NaCl 58.5, ग्लूकोज 180, कार्बन डाइऑक्साइड 44, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40। ये आपको याद होने चाहिए जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये लिस्ट आप याद कीजिएगा फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी मॉलिक्यूलर मास की करनी। कुछ चीज़ों को डिनोशन है वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चूंकि आगे जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूले में मैं आपको शॉर्टकट्स ही यूज़ करूंगा। जैसे मास है तो स्मॉल एम है, मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल एम है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से शो करेंगे, वॉल्यूम को वी से, टेम्परेचर को टी से, टाइम को स्मॉल टी से, प्रेशर को कैपिटल पी से, जर्नल गैस इक्वेशन को आर से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन से, एवोगाड्रोस नंबर और एन ए से। ठीक है। ये डिनोशन है वेरियस क्वांटिटीज की। अच्छा, फर्स्ट जो हमें न्यूमेरिकल यहाँ पर करने वाले हैं, इट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल। तो मोल इज द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, और मास निकाल लो मोल से तो वो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ कार्बन में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 डिवाइड बाय 12। तो 100 डिवाइड बाय 12 जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10 जैसा आंसर तो आ नहीं सकता। ठीक है। 0.12 भी नहीं आ सकता। ठीक है। एंड दिस शुड नॉट बी 1 मोल एज वेल, क्योंकि सेम नंबर नहीं, तो इट शुड बी 8.33। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तब भी आपको ये आंसर मिलेगा, तो दैट इज 8.33। इस तरह से फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ NaOH। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 200 को डिवाइड कर देंगे आप NaOH के मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 40। तो 4 5 20 होता है, तो ऐसे ही 50 आप, तो ये आपका 5 मोल, सॉरी इट इज 40, इट शुड बी 10 मोल। 10 मोल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से 750 ग्राम ऑफ सोडियम में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 750 डिवाइड बाय 23, तो इट शुड बी 32.6 द आंसर। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स अगर आप 300 ग्राम ऑफ CO2 में करेंगे तो 300 मास को डिवाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूलर मास से, एंड दैट शुड बी 44। 300 डिवाइड बाय 44, तो आंसर शुड बी 6.818। ठीक है। इस तरह से मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम, तो ये रिवर्स है, ठीक है, मोल इंटू मोल एटॉमिक मास हो जाएगा, तो 10 इंटू 39 आंसर विल बी 390। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मोल्स है ग्लूकोज की, उसका मास पता है 25 इंटू 180, तो दैट शुड बी 45,000 या 4500 ग्राम्स। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स 25 ग्राम ऑफ एप्सम सॉल्ट पे निकालना हो तो यू कैन डू इट एज वेल। 25 ग्राम्स है ना 20, तो यहाँ पर आपको मास हो गया 25 और डिवाइड कर देंगे इसमें आप उसके उसके मॉलिक्यूलर मास एप्सम सॉल्ट की। पीछे मैंने एटॉमिक मासेस दिए मैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो पॉइंट है तो इस पॉइंट का मतलब होता है प्लस, तो MgSO4 प्लस 7H2O करके हम उसको निकालेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.102 आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर नीचे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके मास मालूम करना है, तो मास इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 148 will be your answer. So students, so this is all about today's class about the 40 minutes, क्योंकि फिजिक्स हो रही थी काफी लॉन्ग, मैंने इसलिए सिंगल क्लास कंडक्ट की 40 मिनट्स की। Is there an issue in the topic, like I told you how to write down the formula and how to what is significant figures, error, logarithm, exponential notation, mole, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको? Any problem there? Anybody student has any problem? Just can you please tell me? Okay. जस्ट फ्यू सेकंड्स आर रिमेनिंग टू कंप्लीट द मीटिंग, तो मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी कुछ सेकंड्स के बाद।
40 मिनट की एक मीटिंग होती है, जस्ट लाइक यू नो। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।